हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट साइंस और एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हमने एनसीईआरटी के जो साइंस एनवायरनमेंट से जो पढ़ने वाले प्रश्न है उसको मैंने उठाए हुए हैं, तो उसको हम देखेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी एग्ज़ाम हो या महाराष्ट्र एग्ज़ाम हो, वो सभी मतलब एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो आज का सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट मे द्वारा दिया गया है। दूसरा जो कथन है, अनुवांशिकी विविधता, जाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता जैव विविधता के आधार पर है। तो इसमें कौन सा कथन सही, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो केवल दूसरा वाला जो इसमें कथन है वो सही है, यानी कि अनुवांशिकी विविधता, जाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता जैव विविधता के आधार पर निर्भर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपस्थित जातियों स्पीसीज की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है, यूनिसेफ है, IUCN है, UNO है या फिर वर्ल्ड वाइड फंड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा वाला है, यानी IUCN। और इसका जो फॉर्म देखेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। अगला प्रश्न है, IUCN का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि IUCN द्वारा जो लुप्त जातियां हैं स्पीसीज को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है। काली सूची के अंदर, हरी सूची के अंदर, लाल सूची के अंतर्गत या फिर नीली सूची। तो इसका जो राइट आंसर है वो लाल सूची के अंतर्गत, जो IUCN जो विलुप्त जातियां हैं वो लाल सूची के अंतर्गत रखा जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जंतुओं में सर्वाधिक सबसे संख्या किसकी है। कीटों की, क्रस्टेशिया की, मोलस्का की या फिर पक्षियों की। इसका राइट आंसर है कीटों की जो है पृथ्वी पर सबसे संपूर्ण जातियों में संख्या अधिक है। अगला प्रश्न है कि पादप जगत के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, शैवाल, फॉर्म, मांस या फिर कवक। इसका राइट आंसर है कवक जो है पादप जगत के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि पादपों एवं प्राणियों की जो है सबसे अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है। शंकुधारी वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण कटिबंधीय वन में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है यानी पेड़ पौधे या प्राणियों की सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न की पृथ्वी पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसके जो तीन ऑप्शन है, किस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का अपेक्षाकृत बाधित रहता है, दूसरा है कि निम्न मौसमी परिवर्तन है, तीसरा है कि इस क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति है। तो इसमें कौन सा सही कथन है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं, यानी ये तीनों जो कथन है कि इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक बाधित रहता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, और निम्न मौसमी परिवर्तन पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न कि किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय वर्षावन को, भारत के पश्चिमी घाट को, अमेजन वर्षावन को या फिर उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। इसका राइट आंसर है अमेजन वर्षावन को क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा कि निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। ज्वालामुखी क्रियाएं, विदेशज प्रजातियों का आक्रमण या फिर सविलुप्तता या आवासीय क्षति का विखंडन। इसका राइट आंसर है चौथा वाला, यानी कि आवासीय क्षति का विखंडन जो है जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण बन गया है। अगला प्रश्न है, 10वां कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता की क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसके चार ऑप्शन है कि आवासीय क्षति तथा विखंडन, अतिदोहन, सविलुप्तता या शाकाहार को बढ़ावा देना। तो इसमें कौन सा जो है सही है, तो इसका जो राइट आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा जो है जैव विविधता की क्षति के लिए जिम्मेदार है, यानी कि आवासीय क्षति का विखंडन होना, अतिदोहन होना और सविलुप्तता, ये तीनों जो है जैव विविधता की क्षति के जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर जाति समृद्धि बहुत अधिक है हॉट स्पॉट क्षेत्र में, या केवल क्षेत्र, ये जो क्षेत्र केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, या फिर इन क्षेत्रों को जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय या इन सीटू के संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसमें कौन सा कथन जो सही है, इसका राइट आंसर यानी कि
पहला और तीसरा वाला जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत विचार किया जा सकता है कि यहाँ पर जाति जो समृद्धि बहुत अधिक है। और तीसरा है कि इन क्षेत्रों को जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय यानी इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पहला और तीसरा जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन से भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय, इंडो वर्मा हिमालय या फिर सुंडालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है यानी पहला, तीसरा और चौथा जो है भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र है, यानी पश्चिमी घाट है, इंडो वर्मा हिमालय और सुंडालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर कुल जैव विविधता के पादपों की जो जाति विविधता कुल कितने प्रतिशत है? 18%, 22%, 44% या फिर 32%। इसका राइट आंसर है 22% जो है जैव विविधता के पादपों की जाति विविधता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है 14वां कि निम्नलिखित में कौन से जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय यानी इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कौन सा इसमें जो है इन सीटू के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पहला, तीसरा और चौथा, यानी इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान को और जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको भी और वन्य जीव अभ्यारण्य के तीनों जो है इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न है कि जैव विविधता संरक्षण के वास्थानी यानी एक्स सीटू संरक्षण विधि के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो इस पद्धति के अंतर्गत संकटापन्न पादप एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। दूसरा कथन है कि जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान एवं जीव सफारी का निर्माण भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो कौन सा इसमें कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर है। तो दूसरा जो है कथन सही है कि जो एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान और जीव सफारी का निर्माण मतलब एक्स सीटू के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि आगे हम जो है परितंत्र से क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारी आपस में तथा अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ जो है परस्पर क्रिया करते हैं। दूसरा कथन है कि किसी परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को के स्तर को विन्यास कहते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है, पहला कि दूसरा? इसका राइट आंसर है कि ये दोनों जो कथन है वो पारिस्थितिकी तंत्र से बिल्कुल सही है कि जो पृथ्वी पर पाए जाने सभी जीवधारी हैं जो आपस में भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। और दूसरा जो कथन ये भी पारिस्थितिकी तंत्र से है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर को विन्यास करते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र से बिल्कुल दोनों जो कथन है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सा कथन जो पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादन को परिभाषित करता है? तो इसका हम राइट आंसर ही देख लेते हैं। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र को प्राथमिक उत्पादन को परिभाषित करता है। तो पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई कार्बनिक सामग्री की मात्रा जो है पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादन को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी भी परितंत्र में निम्नलिखित में से किनको अपघटक जीव कहते हैं? केचुआ को, जीवाणु, विषाणु या फिर कवक। इसका राइट आंसर है ये पहला, दूसरा और चौथा जो है परितंत्र के अपघटक जीव कहते हैं, यानी कि पहला केचुआ को और जीवाणु को और कवक को, ये सभी जो है अपघटक जीव के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि चौथा प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है कि अपरदन पदार्थों में यदि नाइट्रोजन तथा जल विलय जैसे तत्व हो तो अपरदन की प्रक्रिया तेज होती है। तीसरा जो कथन है कि निम्न ताप और अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर दूसरा और तीसरा जो है वो सही है कि अपरदन पदार्थों में यदि नाइट्रोजन जल विलय जैसे तत्व हों तो अपरदन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? तेज होती है। और तीसरा कथन भी है, ये भी सही है कि निम्न ताप और अवायु जीवन अपघटन गति को धीमा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, एक दिशा में। और दूसरा जो कथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पादप और जंतु दोनों को उत्पादक कहा जाता है। तीसरा जो कथन है कि कवक एवं जीवाणु अपरदन खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण घटक है। इसमें कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है?
तो इसका राइट आंसर है पहला और तीसरा जो है कथन सही है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह एक दिशा में होता है, और तीसरा है कवक एवं जीवाणु अपर्दन खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो ये पहला और तीसरा जो है कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि छठा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरण होता है। तो 5%, 10%, 90% या फिर 100%। तो इसका राइट आंसर है 10% द्वारा जो है खाद्य श्रृंखला का 10% जो है स्थानांतरित होता है ऊर्जा का। तो जो ये 10% है ये लिंडमान द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सबसे कम है। मैंग्रोव वन का, घास स्थल का, झील का या फिर समुद्र का। तो इसका राइट आंसर है समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी जो है सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की या फिर अपघटक की। तो इसका राइट आंसर देखते हैं उत्पादक की जो है सर्वाधिक संख्या होती है एक खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, गलत बताना है। तो एक समय पर एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक कोई भी जीव केवल एक ही पोषण रीति से अधिष्ठित हो सकता है, या फिर निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपर पोषण स्तर से अधिक है, या सी वाला ऑप्शन है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, और चौथा है कि समुद्र का जैवभार मात्रा के पिरामिड उल्टे होते हैं। तो इसमें असत्य बताना है तो कौन सा है। इसका राइट आंसर देखते हैं। तो पहला वाला जो कथन है वो असत्य है कि एक समय पर एक ही परिस्थिति में एक कोई भी जीव केवल एक ही पोषण रीति से अधिष्ठित होता है। तो इसमें जो ये कथन है ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी भी परितंत्र के सुनिश्चित क्षेत्र को प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को क्या कहते हैं। इकोटोन या फिर पारिस्थितिकी क्रमक, पारिस्थितिकी अनुक्रमण या फिर पारिस्थितिकी निषेध। तो इसका जो राइट आंसर है उसको पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं, यानी किसी भी परितंत्र के सुनिश्चित क्षेत्र को जिसमें प्रजाति संरचना उचित रूप से परिवर्तन करते हैं उसको पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित कौन सा जैवभार खाद्य में पिरामिड उल्टा होता है। वन का, घास स्थल का, शुष्क स्थल का या फिर समुद्र का। तो कौन सा जैवभार जो है पिरामिड उल्टा होता है। तो समुद्र का जो है पिरामिड उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा जो है कथन सही है। अनुक्रमण की प्रक्रिया वहां शुरू होती है जहां सजीव नहीं होते। अनुक्रमण के दौरान किसी क्षेत्र में कुछ प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती हैं। तीसरा जो कथन है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण का वितरण वनस्पति परिवर्तन पर केंद्रित होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखेंगे पहला, दूसरा, ये जो तीनों कथन है वो सही है कि अनुक्रमण की प्रक्रिया वहां शुरू होती है जहां सजीव नहीं होते। और दूसरा कथन है कि अनुक्रमण के दौरान किसी क्षेत्र में कुछ प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती हैं, ये भी कथन सही है। तीसरा कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण का वितरण वनस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है। तो इसमें तीनों कथन जो है पारिस्थितिकी अनुक्रमण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र या फिर भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो इसका जो राइट आंसर है दूसरा वाला है, यानी जैव भू रसायन चक्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जीव निम्नलिखित में कौन से पोषक तत्व को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें पहला और दूसरा जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पोषक तत्वों को वायुमंडल से प्राप्त होता है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं कि परितंत्र में फास्फोरस चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चट्टानें फास्फोरस के सबसे बड़े प्राकृतिक भंडार हैं। दूसरा कथन है कि पर्यावरण में फास्फोरस का श्वसन द्वारा मुक्त किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर देखते हैं, यानी कि पहला वाला जो है कि फास्फोरस चक्र से संबंधित है कि चट्टानें और जो फास्फोरस सबसे बड़े प्राकृतिक भंडार है। तो इसमें पहला वाला जो है कथन सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ हम ऐसे एनसीईआरटी के प्रश्नों को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।